आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। पिछला वाला चैप्टर जो था वो था वैद्युत चालन, जिसमें आपको ओम का नियम पढ़ाया गया था। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत शक्ति क्या होता है और प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत सेल। वैद्युत सेल तो वैद्युत सेल क्या होता है? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है रासायनिक ऊर्जा से। यानी वैद्युत सेल वह युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी रसायनों का उपयोग करके हम लोग वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, यानी वैद्युत सेल का डिफिनीशन ही हो गया कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वैद्युत सेल कहलाती है। तो वैद्युत सेल में होता क्या है, ये कोई बीकर है, इसमें क्या होते हैं कि दो धातु की छड़ें होती हैं। इसमें दो धातु की छड़ें होती हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। और ये धातु की छड़ें डूबी होती हैं एक तरल पदार्थ में जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत अपघट्य। यानी वैद्युत प्रवाहित करने पर ये टूट जाते हैं। ये वैद्युत अपघट्य है और ये दोनों रॉड में से एक पे प्लस होगा और एक पे माइनस। तो जिस पे प्लस होता है उसको बोलते हैं एनोड और जिस पे माइनस होता है उसको बोलते हैं कैथोड। यानी इधर धन आवेश गति करेगा और इधर ऋण आवेश गति करेगा। तो जिस प्लेट पर यानी जिस रॉड की तरफ धन आवेश गति करेगा उसको बोलेंगे कैथोड, और धन आवेश हमेशा माइनस की तरफ जाता है तो इसको माइनस को बोलेंगे कैथोड, और ऋण आवेश हमेशा धन की तरफ जाता है इसको बोलते हैं एनोड। तो यह है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत सेल कहलाती है। अब वैद्युत सेल में दो मुख्य भाग होते हैं, जिसका पहला भाग होता है ये दोनों धातु की छड़ें, जिसको दोनों को मिला के इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड में एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। ये कोई तरल पदार्थ होता है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं अपघट्य। अब ये वैद्युत सेल जो होता है यह सेल दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है कि वह वैद्युत सेल जिसको एक बार उपयोग में लाने पर अनावेशित हो जाने पर पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी एक बार डिस्चार्ज हो गया उपयोग करने पर तो पुनः चार्ज न कर सके तो उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल पुनः आवेशित किया जा सकता है। यानी द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल है जिसको बार बार आवेशित किया जा सकता है। यानी अनावेशित यानी डिस्चार्ज होने के बाद भी फिर से चार्ज किया जा सके उसको द्वितीयक सेल, यानी जिसको दोबारा उपयोग में लाया जा सके द्वितीयक सेल, और जिसको दोबारा उपयोग में ना लाया जा सके उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किस प्रकार से अलग हुए हैं, किस प्रकार से प्राथमिक सेल को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता? क्योंकि प्राथमिक सेल में जो रसायन होते हैं उनके बीच में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि एक बार अभिक्रिया हो गया, प्रोडक्ट बन गया तो ऊर्जा बाहर निकली, फिर उसके बाद प्रोडक्ट से फिर से वही पदार्थ नहीं बन सकता। यानी अभिक्रिया रिवर्स में नहीं जा सकती। तो प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिससे केवल एक बार ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है।
यानी बैटरी को केवल एक बार ही आप यूज कर सकते हैं, दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि अभिक्रिया से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से फिर से अभिकारक बन सकता है, यानी कि यह वैद्युत ऊर्जा देगा, फिर अगर इसको वैद्युत ऊर्जा देंगे यह पुनः चार्ज हो जाएगा। तो प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय, और द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होने से प्राथमिक सेल केवल एक बार ही ऊर्जा दे सकता है, एक बार ऊर्जा देने के बाद अनावेशित हो जाएगा, पुनः उसको आवेशित नहीं कर सकते। जबकि द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी एक बार अनावेशित यानी डिस्चार्ज होने के बाद भी उसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो सेल दो प्रकार के हो गए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल का प्रतीक क्या होता है, सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका प्रतीक है, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े कॉलम को बोलते हैं प्लस और छोटे कॉलम को क्या दिखाते हैं, माइनस। तो ये होता है धन टर्मिनल और ये होता है ऋण टर्मिनल। तो ये है सेल। तो सेल को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सेल का, वैद्युत सेल का ये प्रतीक है, एक बड़ा कॉलम जिसको धन दिखाते हैं, एक छोटा कॉलम जिसको ऋण दिखाते हैं। तो धन और ऋण ये दो प्लेट हैं जो कि सेल के प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं। अब इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल। तो अगला टॉपिक होगा सेल का वैद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत सेल का जो वैद्युत वाहक बल है इसकी परिभाषा विभव की परिभाषा से मैच करती है। ये क्या होता है कि एकांक धन आवेश को सेल सहित बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को कहते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। यानी सेल के एक टर्मिनल से बाह्य परिपथ में आवेश को गति कराते हुए दूसरे टर्मिनल से होते हुए पुनः उसी टर्मिनल पे पहुंचा देना, जितना कार्य करना पड़ेगा उसको बोलेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल सेल द्वारा किया गया वह कार्य होता है जिससे आवेश को संपूर्ण परिपथ से होते हुए सेल सहित गति कराया जा सके। तो जैसे मैं सिंपली एक सेल बनाऊँ, ये धन और ये ऋण, ये कोई परिपथ में बना देता हूँ, सरल परिपथ। ये धन है और ये ऋण है। तो एकांक धन आवेश को, एकांक मतलब ऐसे धन आवेश को सेल सहित मतलब सेल के वैद्युत अपघट्य से होते हुए बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी कार्य को बोलते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल है कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा और ई का मतलब होता है वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या हुआ, एकांक धन आवेश को सेल सहित बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर W/Q0। मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट भी कहते हैं ना, जो कि विभव की परिभाषा के जैसा है। तो ये सेल का वैद्युत वाहक बल हुआ। और इसी में एक और टॉपिक होगा जो कि सेल का टर्मिनल विभवांतर कहेंगे।
टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, देखिए सेल, हमने बताया सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। तो सेल के धन टर्मिनल से संपूर्ण परिपथ से होते हुए ऋण टर्मिनल तक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में यही अंतर है कि वैद्युत वाहक बल जो है वह सेल सहित आवेश को प्रवाहित करता था, जबकि टर्मिनल विभवांतर सेल सहित नहीं बल्कि केवल बाह्य परिपथ से होते हुए टर्मिनल तक लाया जाता है। एक टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से होते हुए ऋण टर्मिनल तक लाया जाता है। सेल के अंदर वैद्युत अपघट में आवेश का प्रवाह नहीं होता। तो टर्मिनल विभवांतर मतलब कि सेल के एकांक धन आवेश को सेल के एक टर्मिनल से होते हुए संपूर्ण परिपथ से होते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से संपूर्ण बाह्य परिपथ से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसी टर्मिनल विभवांतर को आपने पीछे पढ़ा था, भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर क्या होगा, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य, इसको बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। भी बराबर W/Q। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। दोनों विभवांतर ही है, बस ये जो है वो सेल सहित और ये जो है वो टर्मिनल तक केवल है। तो सेल सहित एकांक परीक्षण आवेश को सेल सहित संपूर्ण बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का वैद्युतवाहक बल कहते हैं। सेल के एक टर्मिनल से बाह्य परिपथ से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक एकांक परीक्षण को ले जाने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए कार्य को ही यहाँ पे एकांक आवेश को परिपथ में ले जाने पे जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को ही बोल रहे हैं विभवांतर यहाँ पे, चाहे वैद्युतवाहक बल हो चाहे टर्मिनल विभवांतर हो। तो अब यहाँ पे कार्य जो ज्यादा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। तो कौन कार्य ज्यादा कर रहा है, जिसमें रास्ता ज्यादा तय करना पड़ रहा है। तो इसमें देखिए कि सेल के एक टर्मिनल से होते हुए बाह्य परिपथ से होते हुए फिर दूसरे टर्मिनल से होते हुए फिर वैद्युत सेल के अंदर भी ले जाया जा रहा है। इसमें परिभाषा में सेल सहित लिखा है, मतलब टर्मिनल और परिपथ से होते हुए भी सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट है उसमें भी आवेश जा रहा है। और इसमें टर्मिनल विभवांतर में क्या है कि सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट है उसमें आवेश नहीं जा रहा है, यानी इस वाले में जो किया गया कार्य है वो कम है और इस वाले में किया गया कार्य अधिक है। तो यानी सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो अधिक होता है टर्मिनल विभवांतर से। तो यानी कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो बड़ा होता है टर्मिनल विभवांतर से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होता है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो अभी हमने सेल पढ़ाते समय हमने आपको बताया कि सेल के अंदर जो होता है वो वैद्युत अपघट भरा जाता है। तो जब वैद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो वैद्युत वाहक बल में आवेश सेल सहित प्रवाहित होता है, यानी सेल के अंदर वैद्युत अपघट में प्रवाहित होता है। और वैद्युत अपघट क्या करता है कि आवेश के प्रवाह को रोकता है, यानी आवेश की गति को रोकता है, यानी आवेश की गति का विरोध करता है। तो अब आपको मालूम है कि आवेश की गति का जो भी चीज विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। चूंकि यह सेल के अंदर होता है इसलिए इसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये कोई चालक तार नहीं होता बल्कि ये कोई पदार्थ होता है। तो सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट है वह वैद्युत आवेश के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल के अंदर वैद्युत अपघट द्वारा आरोपित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल के अंदर वैद्युत अपघट आवेश के प्रवाह को रोकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और इसको सिंबलाइज्ड कैसे करते हैं, जैसे ये सेल है तो यहाँ पे आपको छोटा सा प्रतिरोध यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से ऐसे, और इसको डॉटेड बॉक्स में भरा रहता है। ये पूरा मिला के होता है वैद्युत सेल।
ये जो प्रतिरोध दिखाया गया है यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो वैद्युत सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य आवेश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तीसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बात करेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इसकी निर्भरता, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में जो वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पहला पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर भरे जाने वाले वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी वैद्युत अपघट्य जो भरा हुआ है अगर उसकी सांद्रता अधिक है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो पहला क्या है, सांद्रता। अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जो दूसरी बात है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं, यानी हमें बताया था इलेक्ट्रोड यानी दो छड़ होते हैं, जो धातु की छड़ें होती हैं, यह वैद्युत अपघट्य में कितना डूबे हुए हैं उसकी लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रोड की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड की डूबी हुई लंबाई, अगर डूबी हुई लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि वैद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। तीसरी बात है ताप, अगर ताप बढ़ेगा तो भी आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। तो ध्यान रहे, बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल आर होता है वह ताप बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन स्मॉल आर ताप बढ़ने पर घटता है। चौथा पॉइंट है कि वैद्युत अपघट्य में जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इनके बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की अगर दूरी बढ़ती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होता है। सेल का वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो सेल का वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। तो सिंपली एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध, ये वैद्युत सेल और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से किसको, आंतरिक प्रतिरोध को। ये सेल है, इसको बॉक्स में भर देते हैं, डॉटेड बॉक्स में सेल। ये सेल का वैद्युत वाहक बल ई है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं यहां से धारा का प्रवाह हो रहा है आई, इसी आई का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आई कब निकलेगा, तो आई बराबर होता है V बाई आर, यानी कि संपूर्ण वैद्युत वाहक बल अपान संपूर्ण प्रतिरोध। तो हम लोग निकालेंगे इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, आपको मालूम परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हैं तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम लोग मानते हैं R डैश है।
अब देखिए एक ये प्रतिरोध एक ये प्रतिरोध, दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमें डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो ये हो गया प्रतिरोध। अब निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर, धारा बराबर क्या होता है, कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये धारा की वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुल वैद्युत वाहक बल मतलब कुल कितने सेल है, एक, और उसका मान कितना है E, अपान कुल प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इधर डिवाइड इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल E। अब I इंटू R को आप लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव ओम के नियम से, V इक्वल टू IR, फिर प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल E। क्योंकि यह R जो है परिपथ है, तो परिपथ के विभवांतर को ही टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ये हो गया प्रतिरोध के टर्मिनल का विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, तो V इक्वल टू IR प्लस E। तो यानी कि देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो E है, E जो है वह V में कुछ ऐड किया जा रहा है तब जाके इक्वल हो रहा है, यानी E बड़ा है और V क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वैद्युत वाहक बल जो होता है वो बड़ा होता है किससे, V से। तो ये रहा सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल में संबंध।